तो निकिता जी, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो होती तो सबको है, लेकिन लोग उसके बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गट से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। हो सकता है लोगों के लिए वर्ड नया हो या फिर उनको नहीं समझ में आया हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप हमें बेटर तरीके से बता सकते हैं। सो निकिता जी, प्लीज़ लेट अस नो कि व्हाट इज़ गट हेल्थ इन लेमन टर्म्स। राइट। सो विकास, मैं इस चीज़ को ऐसे शुरू करना चाहूँगी कि देखिए, गट एक कोई नया वर्ड नहीं है। काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, पुराना ही वर्ड है, बट अब इस वर्ड को काफ़ी फेम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले लोग इसको समझते थे, ये स्टमक, पेट बोलते थे, बट अब हम बोलते हैं गट, बिकॉज गट हेल्थ हैज़ बिकम एक्चुअली वेरी फेमस। क्यों? अब गट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? गट हमारा स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है हमारे इंटेस्टाइन्स, एनल कैविटी तक। जी। एनल कैविटी मीन्स जहाँ से स्टूल एलिमिनेट होता है। उसमें आता है हमारा माउथ, हमारा फूड पाइप, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सब पार्ट हमारा गट का आता है। अब गट का मतलब खाली स्टमक नहीं है, दैट इज़ द क्रक्स। यही मैं बताना चाहती थी। खाली पेट मतलब गट प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी हो सकता है। हम इसको आगे और एलैबोरेट करेंगे। पूरा का पूरा जो ये कनाल है, ये आता है गट के अंदर या फिर गट हेल्थ के अंदर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक अच्छा गट किसे माना जाता है, एक ओके, हेल्दी गट। देखिए, मेरे हिसाब से एक हेल्दी गट वो है कि जिसमें आप जो भी खा रहे हैं, आप अटपटे टाइम पर तो नहीं, पर आप जो भी खा रहे हैं, आप हैवी फूड्स खा रहे हैं, आप जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं, कंसिडरिंग मोटा मोटा टाइमिंग कि आप उसको प्लेस पे रख के वो आपको डाइजेस्ट हो रहा है, आपको कोई एसिडिटी नहीं फील हो रही, कभी भी आपको ब्लोटिंग नहीं फील हो रही। देखो, 1 in 10 days चलेगा, बट इससे ज़्यादा तो हम इशू मानते हैं। आपको ये सब नहीं फील हो रहा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपके स्टूल्स आर वेल फॉर्म्ड, योर स्टूल्स आर नॉट लाइक पेबल लाइक स्टूल्स नहीं है आपके, आपके फ्लोटिंग स्टूल्स नहीं होने चाहिए, आपके वाटरी स्टूल्स नहीं होने चाहिए। इसकी टेस्टिंग भी होती है। तो आपके स्टूल बिल्कुल सही है। आप रोज़ आपकी स्टूल पासिंग हो रही है। ऐसे नहीं कि एक दिन हो रही है, अगले दिन नहीं हो रही, फिर अगले दिन हो रही है, इरेगुलर नहीं। आपकी स्टूल पासिंग का टाइमिंग बिल्कुल सही है एंड इट शुड बी मॉर्निंग आइडियली। ये सब चीज़ें अगर ऑन पॉइंट है, इसके बाद अब अगर आप हफ्ते में एक दिन बाहर का खाना खाते हैं और वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा, आपको कुछ रिफ्लक्स नहीं हो रहा और आप वो पचा पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका गट बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, सेट है, देयर इज़ नो इशू। इसके बाद में आप हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, हाँ, गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ दैट जैसे आप बता रहे थे कि 20s में या 25 में, आज की डेट में ये प्रॉब्लम तो बच्चों से ही स्टार्ट हो रही है। बहुत, बच्चों से? यस, बहुत यंग एज से। मतलब जैसे ही नया बच्चा बॉर्न होता है, उसको मदर्स फीड मिलती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी ईटिंग हैबिट्स डेवलप होती है, बाय द टाइम वो 2 साल का होता है, वो सॉलिड्स पे आता है। धीरे धीरे जंक प्रोसेस्ड या फिर कुछ ऐसा वैसा खाने की वजह से इश्यूज आते हैं। तो आजकल तो मैं यही देख रही हूँ कि इतने स्कूल गोइंग बच्चों को, इतने टीनेजर्स को ये गट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 20, 25, 30, 35 तो बहुत आगे की बात हो गई। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है एंड इट कंटिन्यूज टिल ओल्ड एज अच्छा, जो हम देखते हैं कुछ लाइफ। बच्चों को जो दिखते हैं थोड़े से ब्लोटेड, हम उनको हाँ, कहते हैं अरे बड़ा बड़ा चबी है, बड़ा क्यूट लग रहा या है, लेकिन क्या उनको भी कुछ प्रॉब्लम या फिर जीन्स से ही है? नहीं, जीन्स का रोल हम ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि जीन्स का इम्पैक्ट होता है, बट जीन्स से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आती है आपकी ईटिंग हैबिट्स, जो इसको इम्पैक्ट करती हैं। गट के पर्सपेक्टिव को देखा जाए अगर, तो ईटिंग हैबिट्स का बहुत बहुत मेजर रोल है। अब वो बच्चा अगर ब्लोटेड लग रहा है, या तो उसने एक दिन पहले बहुत शुगर इनटेक किया है, या फिर उसने बहुत एरेटेड ड्रिंक्स पी होंगी जिसकी वजह से उसको है, या फिर उसकी ईटिंग हैबिट्स ही बहुत लंबे समय से ऐसी चलती आ रही है जिसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन है या उसकी गैस बन रही है बॉडी के अंदर। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मल्टीपल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। हम आगे पूरा इसको वो करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो या वी विल टॉक अबाउट इट। जी। मैंने ऐसा सुना है कि हमारे गट को ना हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, गट को सेकंड ब्रेन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप गट का और ब्रेन का कनेक्शन काट दो, तो गट को
थोड़ी देर के लिए अगर आप बॉडी से बाहर निकाल के रख दो, जो मैं पूरा का पूरा आपको ये बता रही हूँ, कनाल, ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, इंटेस्टाइन्स वगैरह, तो ये इसकी क्षमता है अपने आप सर्वाइव करने की। इसके अंदर 100 मिलियन नर्व सेल्स होते हैं गट के अंदर, तो इसीलिए पूरा टाइम वो ब्रेन और गट में वो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है थ्रू दीज न्यूरॉन्स, इनको नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं, और वो पूरा टाइम वो सिग्नलिंग हो रही है। आपने सुना होगा वो वर्ड, कोई जैसे हम बोलते हैं कि हमें गट फीलिंग हो रही है, तो उसका यही है सत्य कि गट फीलिंग मतलब आपको अंदर से गट से फीलिंग हो रही है, आपको एक इंट्यूशन हो रही है कि कुछ सही होने नहीं वाला है, या एक कोई चीज़ होने वाली है और आपको लग रहा है कि मेरी गट फीलिंग मुझे ये कह रही है, क्योंकि हमारे गट के अंदर एक अपना ब्रेन है जिसको इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना आता है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास जितने भी लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, आते हैं गट से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन नंबर 1 इशू जो मुझे लगता है मेजरली फेस कर रहे हैं लोग। उसके बाद आती है ब्लोटिंग एंड एसिडिटी। दीज आर द मेजर थिंग्स जिसकी वजह से लोग हमारे पास आते हैं, और ये मैं आपको बता सकती हूँ 95% लोग कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और एसिडिटी के शिकार हैं। अब क्या होता है ना विकास, ये स्टार्टिंग स्टेज है। अब जिसको एसिडिटी, ब्लोटिंग है ना, उसको थोड़े टाइम के बाद ऐसे इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन जैसे इशू या फिर IBS जैसे इशू डेवलप होने लग जाते हैं। बट स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से होती है ना। तो गट एक पूरा का पूरा चैनल है हमारी बॉडी में, इसके भी अपनी स्टेजेस हैं, पर कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम की स्टार्टिंग होती है। जैसे बोलते हैं ना प्री डायबिटीज़, अगर इंसान ध्यान नहीं रखेगा तो वो आगे मूव करेगा डायबिटीज़ की तरफ। ऐसे ही अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आजकल, वो ध्यान नहीं रखोगे, उसको एड्रेस नहीं करोगे सही टाइम पे, तो दिस विल मूव ऑन टू पाइल्स, फिशर्स, हेमरॉइड्स या फिर IBS, ऐसी चीज़ों में। तो वो क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाती है, और फिर उसको हैंडल करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है। मेडिकेशन, डॉक्टर्स, बहुत कुछ। यानी कि सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है जो हम नॉर्मली देखते हैं, बट हम उसको लाइटली ले लेते हैं। यस, एब्सोल्युटली। इसीलिए मैं चाहती थी कि हम इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि बहुत बहुत जनता इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, एंड उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, एसिडिटी हो गई, चलो एक एंटासिड खा लो, कोई बात नहीं, 3 दिन के बाद फिर हो गई, फिर खा लो। बट इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपकी ये रेपिटेटिव बन गई, और अब आपको हफ्ते में 3 बारी तो एसिडिटी हो ही रही है, और आप 3 बारी तो एंटासिड खा ही रहे हो। धीरे धीरे वो 3 बारी से वो 4 बारी कब चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप ऐसे मेडिसिन के आगे आदी बनते जाओगे। ऐसा ये बढ़ जाता है इशू। आप एक चीज़ नोट करना, और अगर लोग भी हमें बताएं अगर ऐसा सच है तो, हर घर में ना 3 से 4 ऐसी मेडिसिन हैं जो मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। एक तो पेन किलर जो नहीं होनी चाहिए, एक बुखार की दवा, खांसी की दवा, और तीसरा है गैस की दवा। गैस की दवा, बिल्कुल बिल्कुल। गैस तो मतलब ऐसा है ना कि छोटे छोटे बच्चों को, मैं आपको बता रही हूँ ना, इतने सारे मतलब मैं बच्चे देखती हूँ जो बोलते हैं कि सोते सोते ना उनको ना आजकल क्या होने लग गया है, सोते सोते रात को उनको प्यूकिश फील होता है, क्योंकि जो उन्होंने खाया होता है। प्यूकिश मतलब उनको उल्टी करने का मन करता है बीच रात में, एंड ये हो रहा है बच्चों के साथ। बहुत मदर्स आई एम श्योर रिलेट कर पा रही होंगी। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि दिन भर में जो खाना दिया गया है बच्चों को, या तो वो बहुत ही हैवी टू डाइजेस्ट फूड दिया गया है, या उसमें प्रॉपर टाइमिंग नहीं दी गई, या बच्चों ने अपनी मील्स के बीच में कुछ ऊटपटांग खा लिया, मदर्स ने उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, तो बच्चों को सोते टाइम दिक्कत आती है। एंड मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे आके बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने रात को सोते सोते वॉमिट क्यों करती। बट अब मैं उनको यही समझाती हूँ कि भाई खाने में और सोने में कम से कम 3 घंटे का गैप दो, डिनर सबसे लाइट रखो, डिनर में हैवी चीज़ें बच्चों को मत दो, जैसे कि राजमा, छोले, मतलब दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये थोड़ी हैवी होती हैं बच्चों के लिए डाइजेस्ट करनी। तो हमेशा लाइट खाना और अल्कलाइन फूड पे फोकस करना चाहिए रात के टाइम। वैसे तो ये चीज़ सबको पता है, बट स्टिल मैं पूछूंगा आपसे, एक हेल्दी गट के लिए, या मैं कहूँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, जो हमारा जो खाना है, जो फूड हैबिट है, वो क्या होनी चाहिए? बहुत ही 1 से 1.5 मिनट के अंदर मैं समझना चाहूँगा। ओके, देखिए सबसे पहले ना मैं इसमें आपको एक ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि पहले आप गट को ऐसे समझिए कि गट एक फैक्ट्री है, एक फूड फैक्ट्री की तरह समझिए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे ये समझाना ज़रूरी है। गट एक फूड फैक्ट्री है, इसके अंदर 3 स्टेजेस में काम होता है। स्टमक, जिसके अंदर डाइजेशन का काम होता है कि खाना आता है और
उसके अंदर खाना फिर आगे बढ़ता है, मतलब हम डाइजेस्ट करते हैं। फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, B12। उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अंदर स्टूल बनती है और स्टूल फिर बॉडी से बाहर निकलती है। तो ये है पहले तो गट की, गट में एरिया कौन सा है और कौन से एरिया में कौन सी क्या प्रॉब्लम आती है। अब आप मुझे दोबारा से अपना क्वेश्चन बताइए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हेल्दी फूड हैबिट्स फॉर अ हेल्दी गट हाँ, क्या होनी चाहिए? ओके, देखिए आपको अब ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है, क्योंकि ये ऐसी बात है कि अगर मैं 10 लोगों से मिलती हूँ तो 10 लोगों के गट के अलग सिम्टम्स हैं। किसी को एसिडिटी है विद कॉन्स्टिपेशन, किसी को एसिडिटी है विद डायरिया। तो वो पहले पूरा देख के, आजमा के, पूरा हेल्थ असेसमेंट करके कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उनकी जो हैबिट्स है वो कहाँ पे वो गलत हो रही हैं। अब जो सही है, अगर मैं बात करूँ कि एक हेल्दी गट के पिलर्स, तो जनरलाइज करूँ अगर मैं इस चीज़ को, तो हेल्दी गट के लिए हम देंगे फर्मेंटेड फूड एक गट को हेल्दी बनाने के लिए। पर उसका बेस देखो सेट करना ज़रूरी है, इरिटेंट्स हटाने ज़रूरी है। पहले पहले ना जैसे बोलते हैं ना कि क्लीन स्लेट चाहिए हमें। क्लीन स्लेट मतलब जो पहले इश्यूज है ना उसको साफ करना ज़रूरी है, उसके ऊपर बिल्डअप करना है हमें। राइट, इस तरीके से काम करना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर घर में या फिर लगभग घरों में पता है क्या होता है? खाना खाया, खाना खाने के बाद हजमोला ले ली या कुछ भी ऐसी टैबलेट जो भी आती हैं ले ली। उनको लोग उस चीज़ में काउंट नहीं करते कि हम कुछ दवा ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, वो एक बहुत ही नॉर्मल है। तो क्या वो चीज़ सही है जो डेली बेसिस पे ले रहे हैं लोग, ताकि सही रहे उनकी हेल्थ? देखिए मैंने तो ये देखा है कि लोग डेली बेसिस पे ईसबगोल बहुत लेते हैं। ईसबगोल बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है ईसबगोल पे, या फिर लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत लेते हैं ये सोच के कि चलो ये तो होम्योपैथिक है, कोई बात नहीं, ये हमें हेल्प करेगी फॉर हमारी कॉन्स्टिपेशन है या हमें एसिडिटी है। उनको है या नहीं है डजेंट मैटर, वो ले रहे हैं। उनको लगता है बस पाचन शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए लिए चलो, कि चलो थोड़ा बहुत हम गंद बला तो खा ही लेते हैं, तो चलो सेट करने के लिए लिए चलो। बट हमारा जो गट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गट इज़ द सेकंड ब्रेन, वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि अगर आप इन चीज़ देखो, हर्बल जैसे नेचुरल रेमेडीज़ है, जैसे हाजमोला है, वो फिर भी ठीक है, बट ईसबगोल इज़ लाइक अ लैक्सेटिव, इट्स अ नेचुरल लैक्सेटिव। वो उसके अंदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं है। अब ऐसी चीज़ों से अगर आप अपने गट को डिपेंडेंट कर रहे हो तो फिर तो आपका जो गट वाला ब्रेन है वो कैसे समझेगा कि मैंने अपने आप को खुद क्लियर करना है। वो स्टूल की मोटिलिटी मूवमेंट कैसे करेगा? तो इसीलिए गट को खुद सिखाना है कि भाई तुमने खुद क्लियर होना है, रोज़ तुमने खुद खाने को आगे ठीक से प्रोसेस करना है, आगे स्टूल फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता है स्टूल के भी अपने टाइप्स होते हैं, वो भी एक टेस्ट होता है जो देख के हम बताते हैं कि इनका मतलब, नॉट हम, जो भी लैब्स में जैसे टेस्टिंग होती है जिससे पता लगता है कि अगर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टूल विच इज़ अ नॉर्मल स्टूल, तो इस इंसान का गट बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा भी है। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि कहाँ पे कौन से, कहीं स्टमक वाले एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इशू आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में इशू है किधर, और उसके हिसाब से मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सारा डाइट के थ्रू होता है, सारा लाइफस्टाइल के थ्रू होता है। जहाँ पे आप इसकी बात कर रहे हो, जैसे मैं ईसबगोल का आपको बता रही थी, तो ये डिपेंडेंसी हो जाती है विकास। मतलब बहुत अच्छे आजकल डाइटरी टेक्निक्स हैं जो इंसान अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है, जिससे उसका गट बिल्कुल हेल्दी चलता रहे, जिसमें आप बाहर का खाना भी इंजॉय कर सकते हो, बैलेंस्ड अप्रोच लेके। इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंसेंसस विद योर हेल्थ, विद योर गट। जब तक हमें तब तक वो चीज़ चलती रहेगी अगर हम उस पर डिपेंडेंट एग्जैक्टली। अच्छा, आपने बीच में ना कुछ टर्म्स यूज़ की जो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई। हाँ जी, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, क्या होती है? ओके, देखिए प्रोबायोटिक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी गट के लिए। प्रोबायोटिक होता है लाइव बैक्टीरिया जो होता है हमारे कर्ड में, हमारे पिकल्स में, ये प्रोबायोटिक होते हैं। जो प्रीबायोटिक होता है वो होता है प्रोबायोटिक का खाना। हमारे गट के अंदर, जो गट पूरा माउथ से लेके इंटेस्टाइन तक, हमारे गट के अंदर 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया घर करते हैं। जैसे गार्डन में अच्छे प्लांट्स भी होते हैं पर वीड्स भी होते हैं। वीड्स है ना, विच आर हार्मफुल फॉर द गार्डन के एनवायरनमेंट के लिए। ऐसे ही हमारे गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया होते हैं। मैं जो 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया बता रही हूँ, इसमें गुड और बैड बैलेंस में होते हैं। और
एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा होता है ना, कोई भी चीज़ लाइफ में भी हमेशा ऐसा तो होता नहीं कि बेड ऑफ रोजेज है, हर जगह कुछ ऑब्स्टिकल्स तो आते ही रहते हैं। ऐसे ही हमारे गट में जो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऑब्स्टिकल्स हैं, उनके साथ उनको अपोज करने के लिए बैड बैक्टीरिया हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। हार्मनी में रहना है उन सब ने, हार्मनी में बैलेंस, ये नेचर, ये प्रकृति का एक रूल है कि वो बैलेंस में रहे। पर जब बैड बैक्टीरिया का बैलेंस वो उनका डोमिनेट करने लग जाते हैं या वो ऊपर हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब बैड बढ़ जाएंगे तो गुड नीचे आ जाएंगे और वहीं से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अब प्रोबायोटिक्स की बात जो है, जो प्रोबायोटिक होता है वो लाइव बैक्टीरिया होता है जो इन चीज़ जैसे इन खानों में होता है, जैसे किमची हो गया, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, ये लाइव बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं, ये वो गुड बैक्टीरिया को ऊपर लेकर आते हैं, बढ़ाते हैं। और प्रोबायोटिक हमेशा प्रीबायोटिक के साथ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोबायोटिक को सर्वाइव करने के लिए हमें चाहिए प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है, फाइबर रिच फूड्स ही होते हैं कुछ कुछ, पर वो प्रोबायोटिक का खाना है, वो उन बैक्टीरिया का खाना है। जैसे कि आपके गार्लिक, अनियन, एप्पल, ओट्स, दीज आर प्रीबायोटिक्स। यानी कि दोनों ही इंटरलेट करते हैं। चलो आपने समझा दिया अच्छे से। अच्छा, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स के बारे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एज फैक्टर है, हमने सुना है कि जैसे यस डेफिनेटली एज इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। क्यों? हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी गट क्या है, एक फैक्ट्री की तरह आप समझ लो, जो 3 स्टेज में डिवाइडेड है ना। स्टम, हमारा पेट वाला हिस्सा जो इस साइड पे होता है, उसके बाद नीचे आते जाओ तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे सारी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है, सारा काम चल रहा है, सारे डाइजेस्टिव जूसेस, इंजाइम्स वगैरह सब मिलके खाने को और फर्दर ब्रेक डाउन छोटे छोटे पीसेज में। उसके बाद नीचे आ जाता है खाना लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे बैक्टीरिया घर करता है, जो मैं बता रही थी आपको, और उसके बाद सारी एलिमिनेशन हो जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू सारी एलिमिनेशन हो जाती है, ठीक है। एज जैसे जैसे हमारी बढ़ती है तो क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। सबसे पहला जो चेंज आता है, हमारे जो गट बैक्टीरिया है ना, उसकी पॉपुलेशन अपने आप ही कम हो जाती है बिना हमारे कुछ किए। तो हमें और एफर्ट करना है कि हमें और प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक्स खाने हैं, अपनी डाइट में डालने हैं, जिससे हमारे बैक्टीरिया गुड लेवल पे रहें। जो हमारा वो पेट वाला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी, वो एसिडिटी क्यों? क्योंकि पेट में एसिड बनता है। तो एसिड कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो सबको पता ही होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पर नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारी बॉडी में 2 लीटर्स रोज प्रोड्यूस होना चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और हैवी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें और एसिडिटी होने लग जाती है। तो अब उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बरकरार रखने के लिए भी बड़ी सारी चीज़ें होती है जो हम कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो एज रिलेटेड हमें ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, एक और बात है कि मैंने ऐसा सुना है कि एसिडिटी में लोगों को अलग अलग जगह दर्द होता है। हाँ, ऐसा हाँ, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ, चेस्ट में हो रहा है, कभी साइड में दर्द हो रहा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसको कि यार चेस्ट में दर्द हो रहा है, कहीं कुछ और तो नहीं है। बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, निकलता है भाई एसिडिटी हुई आपको। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कहीं भी होना तो पेट के आसपास ही चाहिए। यस, आई विल टेल यू। देखिए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, अगर इसको आप अंदर से कट ओपन करके देखोगे ना, सब ट्यूब्स वाले स्ट्रक्चर हैं। ट्यूब्स हैं, मतलब अब जैसे फूड पाइप है, ट्यूब का स्ट्रक्चर है ना। उसके 2 एंड्स हैं, ऊपर वाला एंड है, नीचे वाला एंड है। वो क्या होता है ना, जो नीचे वाला एंड होता है, वॉल्व होते हैं हर जगह, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन भी ट्यूब्स है, लार्ज इंटेस्टाइन भी ट्यूब्स हैं, हर जगह एंड पे वॉल्व्स हैं। जैसे मैं कैसे समझाऊँ, वॉल्व, यू नो, समझ गए। तो अब क्या होता है, जैसे हमें एसिडिटी हो रही है या हमारा स्टमक एसिड हल्का सा कम है, हमने खाना खाया, वो एसिड कम है, अब वो कम एसिड है, अब वो खाने को आगे भेज ही नहीं पा रहा है। गट क्या है? टॉप डाउन अप्रोच, हमेशा ऊपर से चीज़ें नीचे जानी चाहिए, इसके बजाय कि नीचे से ऊपर, ठीक है। सही डायरेक्शन इज टॉप डाउन अप्रोच। तो वो जब खाना खाया, वो फूड पाइप से नीचे उतरा, ठीक है, स्टमक तक गया, स्टमक में एसिड कम है, वो खाना आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा है स्टमक एसिड। वो क्या करेगा ना, वो जो फूड पाइप के, सॉरी फॉर द साइंटिफिक टर्म, वो ईसोफेगस के बाद जो वॉल्व है, तो वो उस खाने को वहीं पे रोक के रखेगा स्टमक। वो खाना गलत जगह पे रुका रहेगा और वो वहीं पे फर्मेंट होता रहेगा।
और वहीं पे गैस बनती रहेगी। क्योंकि एसिड कम है, वो आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा है, वो एक प्रॉब्लम एरिया हो गया हमारा, है ना। अब वो वॉल्व है, वो गैस बन गई, वो वॉल्व को पुश करती रहेगी बार बार, जैसे प्रेशर आता है ना गैस से। और वो क्या होता है, वो जो खाने की कंटेंट है वो पुश, गैस और खाना वो सब पुश होता रहेगा ऊपर की तरफ। वो वॉल्व हिलेगा और वो खाना सारा का सारा फूड पाइप में आता है। इसीलिए जब जिनको एसिडिटी होती है वो बार बार उनको गले में जलन होती है, या वो चेस्ट पेन होता है, उनको लगता है कि चेस्ट पेन, पर वो एक्चुअली जो खाना है ना, वो जो ऊपर आ रहा है वो आपको तंग कर रहा है, बिकॉज ऑफ लो स्टमक एसिड, जो खाने को गलत जगह पे रख रहा है और आगे बढ़ा नहीं रहा। निकिता जी, मैं ना कुछ लोगों की स्टोरीज या फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी लोग आपके पास आए हैं, लेट से कोई पर्सन ऐसा आए जिसको एसिडिटी है, हाँ, आप उसको क्या सोल्यूशन दोगे? ओके, देखो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। खाली एसिडिटी है कि और भी कुछ है, पहले तो हम ये देखेंगे। खाली फैक्ट्री के कौन से हिस्से की प्रॉब्लम है, खाली स्टमक वाली प्रॉब्लम है, या फिर उसको खाने के बाद ब्लोटिंग भी होती है तो वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की भी प्रॉब्लम है, उसको कॉन्स्टिपेशन भी होती है तो फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन की भी प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि उसको किस लेवल पे कहाँ तक ट्रीट करना है, ठीक है। अब खाली अगर उसको एसिडिटी है तो अब इसके भी कुछ कुछ बेसिक पिलर्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ हैक्स बताऊं, मैं उसको ये भी रेकमेंड करूंगी कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना। मैं पता करूंगी कि कहीं वो इंसान खाने के बीच में पानी तो नहीं पी रहा, क्योंकि जब आप खाने के बीच में पानी पीते हो तो आपका जो वो स्टमक एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है और वो कम हो जाता है, और उससे फिर आपको कॉन्करेंट एसिडिटी होने का चांस रहता है। तो खाने के बीच में बिल्कुल पानी नहीं पीना। अब खाने से पहले, जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है ना, उसको हम बोलते हैं खाने से पहले ना थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर पी लो। लंच से पहले, लंच से आधा घंटा पहले 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर अपने 1 गिलास पानी में डाल के हैव दैट। अगर वो अच्छा नहीं लगता तो 1 गिलास प्लेन नींबू पानी। तो ये चीज़ें ना स्टमक एसिड को बढ़ाती हैं। इनफैक्ट मैं आपके व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि जो भी एसिडिटी का शिकार है, ये रेमेडी आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। एंड एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबलस्पून इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, प्रोवाइडेड जो आप एप्पल साइडर विनेगर की बॉटल लेंगे उसके ऊपर मदर कल्चर वर्ड लिखा होना बहुत ज़रूरी है। उससे पता लगता है कि वो ऑर्गेनिक सोर्स है। तो वो आप अपने मील से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी में डाल के पीजिए, एंड डू दिस फॉर 10 डेज। एंड आप कमेंट्स में आके बताइए कि आपकी एसिडिटी में कितना फ़र्क पड़ा। राइट। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता आपके पास कि लोग आते हैं एक छोटा सा इशू लेके, लोग इनको छोटा इशू समझते हैं, एसिडिटी हो गई है ना, या ब्लोटिंग हो रही है, छोटा इशू समझते हैं, और वो कहते होंगे कि यार मैं तो छोटे से इशू को लेके आया था और आपने पूरा पर्चा थमा दिया हमें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली एक देयर वाज अ गर्ल, वो मेरे पास आई 37 ईयर्स ओल्ड। उसको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग और एसिडिटी थी, बहुत ज़्यादा। वो इसीलिए आई थी कि मेरी किसी तरह मेरी ब्लोटिंग और एसिडिटी रिजॉल्व करो। तो जब हमने उसकी हिस्ट्री समझी और जब मैंने उसकी पूरी फूड हिस्ट्री ली, तो मुझे ये पता लगा कि वो रात को सिंपल उसके जो, अगर मैं बताऊँ, डाइटरी मिस्टेक्स नहीं थी इतनी, जो लाइफस्टाइल मिस्टेक्स थी उसके रूटीन में। और वो क्या थी कि वो बिल्कुल खाना खाने में और रात को सोने में गैप नहीं था। 1-1.5 घंटे का गैप दे रही थी अननोइंगली, कि वो रूटीन ऐसी चल रही थी, थोड़ी हेक्टिक वर्क लाइफ ऐसी थी कि पूरा टाइम लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, बेड पे आराम से लेटे हो, वॉक नहीं हो पा रही। तो ऐसी चीज़ों की वजह से उसको एसिडिटी हो रही थी, और जो उसको पता नहीं था। दूसरी चीज़ क्या सामने आई कि वो पानी बहुत कम पी रही थी। अब फिर मैंने उसको ये समझाया कि पानी पीना है, पर खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद नहीं पीना। पूरा दिन पानी पियो, सिप बाय सिप। स्टार्ट योर डे विथ 2 ग्लासेस ऑफ वार्म वाटर। ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं एसिडिटी को सॉल्व करने में। अब आगे और हर्ब्स आप डाल सकते हो, जैसे कि आपने सौंफ वाटर ले लिया या फिर आपने जीरा वाटर ले लिया, पर वो हर किसी को नहीं सूट करता। बट हाँ, डेफिनेटली मेजरली पीपल डू वेल विद इट। तो मैंने ऐसी चीज़ें जब उसको बेसिक विकास, मैंने जब उसको चीज़ें ये बताई और सेट करी ना, इसी में ही उसको बहुत रिलीफ मिल गया। क्या बात है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस प्रॉब्लम के लिए हमें बहुत ही बड़ा कुछ करना पड़े, कुछ खाना ही पड़े, कुछ दवा लेनी पड़े, बट अब हम अपनी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दे ले तो चीज़ें हो सकती हैं। राइट। अच्छा, खाने के अलावा और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, खाने को हम साइड हटा के बात कर रहे हैं, खाने के अलावा और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती है हमारी गट हेल्थ को? ओके, मैं आपको ना कुछ 2-3 चीज़ें बताती हूँ जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हमारी अच्छी गट हेल्थ में। इसमें से 1-2 योगा आसन है जो मैं बताना चाहूँगी, और एक रेमेडी टेक्निक है जिसके बारे में आई विल टॉक। सो योगा आसन की अगर मैं बात करूँ
तुरंत खाने के बाद अगर आपके व्यूअर्स को पता है वज्रासन, कैसे वज्रासन मतलब अपने नीज के ऊपर बैठना बेसिकली। तो खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना है फॉर एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। वो पोजीशन ही ऐसी है कि जो हमारा पूरा गट का पैसेज है वो उसमें खाना बहुत स्मूथली नीचे जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वो टॉप डाउन अप्रोच है। वो पोजीशन में जब आप बैठते हो वो पोजीशन ही ऐसी है, बेशक आप वो आई बटन में एक पिक्चर डाल देना वज्रासन की, तो वो खाना इतने ब्यूटिफुली नीचे जाता है कि कहीं पे रुकता नहीं है और फर्मेंट नहीं होता और गैस इश्यूज नहीं होते। तो इट्स अ वेरी गुड वे कि अब मोटिलिटी खाने की अच्छी होनी चाहिए। देखिए आज की डेट में ना हम खाना बहुत करते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि सब कुछ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू फूड। तो फूड के बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं क्या खाना है क्या नहीं, बट उसको पचाना भी आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक चीज़ें करके, बेसिक भी अगर हम कर लेना तो बहुत अच्छा है, हमें ज़्यादा ऊपर तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो मैं चीज़ बताना चाहूँगी वो है एक और योगा आसन जिसको बोलते हैं मल आसन। मल आसन में क्या होता है, इट्स अ डीप स्क्वाट पोजीशन में आप बैठते हो। मॉर्निंग में खाली पेट, आपने कुछ भी नहीं खाया होता, प्रेफरेबली पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो मल आसन में डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठते हो, वो बहुत हद तक आपका पेट साफ करती है। वो उस योगा पोज में बैठ के 3-4 मिनट्स बैठो एवरी डे, एंड वो बहुत हद तक कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करती है। थर्ड थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी विच इज़ डीप ब्रीदिंग, जो हमारी ओवरऑल गट हेल्थ को बहुत ब्यूटिफुली हेल्प करती है। हॉलिस्टिक कैसे करनी है डीप ब्रीदिंग, अपनी खाने से पहले, ब्रेकफास्ट लंच डिनर से पहले टेक 5 डीप ब्रेथ्स एवरी टाइम बिफोर यू ईट। वो एक तरीका भी है, एक आप उसमें ग्रैटिट्यूड भी फील कर सकते हैं जो आप खाना खा रहे हैं उसकी तरफ। और आप ना बहुत स्लो मोड में चले जाते हो। जब आप स्लो मोड में जाते हो तो आपकी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होती है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में नहीं होती। तो जब ऐसा होता है ना तो आपके गट वाले ब्रेन को सिग्नल होता है कि अच्छा ये बंदा तसल्ली से खाना खा रहा है, रिलैक्स है, मैंने इसको अच्छे से पचाना है। तो ये आपने ना खुद बाहर से सिग्नल्स देने हैं अपनी बॉडी को, रिलैक्स स्टेट में, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री स्टेट में खाना खाना है आपने। सो दीज आर सम टेक्निक्स। अगर कोई इसमें और डेप्थ में जाना चाहता है, बॉक्स ब्रीदिंग एक टेक्निक होती है जिसमें यू इनहेल 5 काउंट, रोको ब्रेथ को 5 काउंट, एक्सहेल 5 काउंट, रोको ब्रेथ को 5 काउंट। तो ये एक बॉक्स बन गया। तो डू दिस 4 to 5 टाइम्स बिफोर एवरी मील। तो ये भी बहुत हेल्प करती है। बट ऑफ कोर्स स्टार्ट विद डीप ब्रीदिंग, दैट्स द बेसिक। हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस भी एक रीज़न है अनहेल्दी गट का? बिल्कुल, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मेजर ट्रिगर है हमारी बॉडी में। तो स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस एक रूट कॉज है जिसकी बड़ी सारी ब्रांचेस निकलती हैं। स्ट्रेस से अगेन हमारा स्टमक एसिड कम होता जाता है जो एसिडिटी कॉज कर सकता है। स्ट्रेस से इंटेस्टाइन में सिग्नल्स नहीं जाते जिससे खाने की मोटिलिटी नहीं होती, वो खाना रोक देता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। स्ट्रेस खाने की मोटिलिटी को बहुत बढ़ा भी सकता है जिसकी वजह से कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, क्योंकि अंदर से स्ट्रेस है तो वो सिग्नल्स जा रहे हैं। मैंने बोला वही ना जो सिग्नल की बात की है। वो जो हम सिग्नल की बात कर रहे थे, तो ये है हमारे गट को इन्फ्लेम कर देता है। इन्फ्लेम मतलब अंदर से ना, जैसे बोलते हैं ना सूज जाता है, मतलब अंदर से वो टाइनी डैमेजेस हो जाते हैं हमारी गट में स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस की वजह से हमें फूड क्रेविंग्स बेहद होती हैं, मतलब हम शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होने, एंड आई थिंक ये तो सबको पता ही है। तो ये, और जब शुगर क्रेविंग्स होती हैं तो उसका फिर बैकफायर करता है हमारी गट पे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रेस इज़ द मेजर ट्रिगर फॉर एनी गट प्रॉब्लम। अल्कोहल भी इम्पैक्ट डालता है क्या हमारी गट हेल्थ पर? येस डेफिनेटली। अल्कोहल देखो ओकेजनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है बैड गट हेल्थ का, ना कि सिर्फ लिवर का। लिवर को तो चलो इम्पैक्ट करता ही है, बट गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि जब हम अल्कोहल पीते हैं ना तो हमारी जो गट है वो खाने को प्रेफरेंस देने के बजाय वो अल्कोहल को प्रेफरेंस देती है कि पहले मैं इस टॉक्सिन को अपनी बॉडी से बाहर निकालूं। तो वो सारा डाइजेशन जो आपने, सपोज मान के चलो कि आपने अल्कोहल लिया और आपने पिज्ज़ा खाया है, या आपने मान के चलो कोई रोटी सब्जी भी खाई है, सिंपल कुछ खाया है, तो अल्कोहल
पहले तो वो गट वो पहले अल्कोहल को बाहर निकालेगी, वो खाना वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, वो बाद में उस खाने पे आएगी। और अगर आपने ओवर ड्रिंकिंग करी हुई है तो सोचो कितना टाइम लगेगा बेचारी गट को उसको बाहर निकालने में। तो वो वहाँ पे प्रायोरिटी चली जाएगी, इसके बजाय कि आपके खाने को डाइजेस्ट करे, वो सेकेंडरी हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो ऑफन बोलते हैं कि हमें ब्लोटेड फील हो रहा है, हमें एसिडिटी फील हो रही है, क्योंकि उनका खाना ही नहीं आगे बढ़ पा रहा है, क्योंकि बॉडी कॉन्स्टेंटली फाइट एंड फ्लाइट मोड में है अल्कोहल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अच्छा, स्टिल ना काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल उनका रूटीन का पार्ट बन चुका है, डेली उनको कंज्यूम करना ही है, या फिर ओकेजनली बहुत ही जल्दी जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ हैक्स हैं कि अल्कोहल के साथ साथ उनकी गट हेल्थ भी इंप्रूव होती है? डेफिनेट एक आधी बारी, वही मैंने जैसे बताया, एक बारी एसिडिटी हो गई वंस इन अ वाइल, एक आधी बारी आपको ब्लोटेड फील हो रहा है वंस इन अ वाइल, इट्स फाइन। बट अगर आपको ये रिकरेंट हो रहा है ना, तो आप ये बात को समझो कि आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि कुछ सही नहीं जा रहा है, अंदर कुछ गड़बड़ है भाई, जिसको तुम आओ और सॉल्व करो, कुछ मुझे मदद चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब ब्लोटिंग इतना ज़्यादा कॉमन इशू है, और पता है ब्लोटिंग के भी ना अपने अपने कारण है, हर किसी का ब्लोटिंग का रीज़न भी सेम नहीं है। बहुत लोगों को ब्लोटिंग स्ट्रेस की वजह से होती है, बहुत लोगों को ब्लोटिंग कम पानी पीने की वजह से होती है, बहुत लोगों को ब्लोटिंग इसलिए होती है कि वो खाना पीना तो सही खा रहे हैं पर उनका गट आगे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे हमें पूरे गट की हीलिंग करनी पड़ती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब ब्लोटिंग का क्या कारण है वो देख के हमें पूरा असेस करके ब्लोटिंग को मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए मैं अगर बोलूँ कि वन कॉमन हैक या फिर टू ऐसे कुछ जनरलाइज बोलूँ, वो शायद लोगों के लिए नहीं काम करे ब्लोटिंग के लिए, क्योंकि हर किसी का ब्लोटिंग का कारण अलग है। फास्टिंग हेल्प कर सकती है इस चीज़ में? फास्टिंग, यस, फास्टिंग जनरलाइज्ड पॉपुलेशन को हेल्प करेगी कुछ हद तक करेगी, टिल अ सर्टेन एक्सटेंट, बट ऐसे नहीं है कि वो पूरी की पूरी आपकी गट को हील कर सकती है, नहीं। आपको इसीलिए देखिए, एक चेयर को खड़े करने के लिए 4 लेग्स की ज़रूरत है, अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ 2 ही लेग्स लगा दो तो वो तो गिर ही जाएगी ना। ऐसे ही खाली फास्टिंग से बात नहीं बनेगी, बहुत चीज़ें हैं जो करनी है, बट हाँ फास्टिंग एक गुड वे है करने का, जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं डेफिनेटली। खैर लोगों को तो ये भी नहीं पता काफ़ी लोगों की फास्टिंग का सही तरीका क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन फास्ट लोग रखते हैं, मैंने हमारे मतलब हिंदू कल्चर में बेसिकली जिस दिन फास्ट होता है, रीज़न बीइंग कोई त्यौहार है, कुछ फेस्टिवल है, कुछ ओकेजन है, वहाँ पर लोग ना नॉर्मली उतना नहीं खाते जितना फास्टिंग के दिन खा लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए या कुछ चीज़ें हो गई। तो क्या सही तरीका क्या है फास्टिंग का मतलब क्या है? ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि फास्टिंग हर इंसान को नहीं सूट करती, और अगर आपको फास्टिंग नहीं सूट करती आपको नहीं करनी चाहिए। अब वो कौन लोग होते हैं जिनको फास्टिंग नहीं सूट करती? अगर आप ब्लड शुगर पेशेंट हैं, अगर आपकी ब्लड शुगर ऊपर नीचे होती है, आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी बॉडी को इस स्टेट में नहीं डालना चाहिए कि खाना नहीं आ रहा है और आप ऐसे पनिश वाली स्टेट में आप डाल रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तीसरा सिचुएशन होता है अगर आपको IBS है, उस केस पे भी आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं आपको फ़ायदा देगी, रादर आपको नुकसान ही देगी। और चौथा होता है जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे जिन लोगों को इमोशनल ईटिंग भी बोल सकते हो, ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर ही है। जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनको भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। फास्टिंग तभी करो जब आपकी अंदर से बॉडी अलाउ कर रही है, जब आप मेंटली फिट हो, आपको कोई गट रिलेटेड इशू नहीं है, नहीं तो ये फास्टिंग आपको नुकसान दे सकती है। कॉमनली मैं अपनी एज के लोगों में जो प्रॉब्लम देख रहा हूँ ना, वो ये है कि उन्होंने कुछ नहीं खाया ना तो उनको एसिडिटी हो रही है। एग्जैक्टली यही मैं बोल रही हूँ। वो इसीलिए उनको, क्योंकि उनकी जो बॉडी है उसके अंदर ना स्टमक एसिड लो है। वो कौन सी प्रॉब्लम के शिकार है? लो स्टमक एसिड के। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो बहुत देर तक कुछ नहीं खाते, उनको एसिडिटी हो जाती है, उसके बाद वो एंटासिड खा लेते हैं, एंटासिड से और कम हो जाती है। मैंने आपको क्या बताया था कि एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि लो स्टमक एसिड होता है, हमें स्टमक एसिड को बढ़ाना होता है। लोग कहेंगे स्टमक एसिड को बढ़ाने से तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये एक बहुत कॉमन मिथ है। अगर हमारा स्टमक एसिड कम है तो ही हमें एसिडिटी होएगा। हाई स्टमक एसिड में भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो मैंने बताया जैसे हमारी बॉडी 2 लीटर्स प्रोड्यूस करती है उतने लेवल पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर इतने प्रोटीन्स हैं, हैवी प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर इतने कुछ खानों में जैसे टॉक्सिन्स होते हैं, है ना। मतलब आजकल जैसे इतने पेस्टिसाइड्स हैं, इतनी चीज़ें हैं खानों में, तो जो हार्मफुल इरिटेंट्स हैं, तो वो जो स्टमक एसिड है वो डिसाइड करता है कि यार ये मेरी बॉडी के लिए अंदर ना जो आ रहा है ये मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, मैंने इसको यही मार देना है। तो अगर स्टमक एसिड लो है ना तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा, घर कर जाएगा, वहीं से फर्मेंटेशन हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो बॉडी से निकलेगा कैसे? तो इसलिए स्टमक एसिड को चाहिए हमें ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, ताकि वो हार्मफुल चीज़ों को किल कर सके, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार सके। तो देख लीजिए आप लोग, जिनको भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना। निकिता जी, आपने ना 2-3 बार एक टर्म यूज़ की है, हाँ जी, IBS।
हाँ जी, हाँ जी, जो कि एक प्रॉब्लम है। हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ इन लेमन टर्म्स, क्या होती है, क्यों होती है? ओके, देखिए आईबीएस ना 3 तरीके की होती है। एक होती है आईबीएस सी, जो होती है आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। एक होती है आईबीएस डी, जो होती है आईबीएस डायरिया। और एक होती है आईबीएस एम, विच इज़ आईबीएस मिक्स्ड, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी कभी कभी रहती है और डायरिया भी कभी कभी रहता है। ये होती क्यों है? अगेन लाइफस्टाइल फैक्टर्स। देखिए, अब एक बात समझिए, कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी इशू ओवरनाइट नहीं डेवलप होता है। इवन कैंसर ओवरनाइट नहीं डेवलप होता है। जैसे लोगों को लगता है वो एकदम से टेस्ट कराया और कैंसर निकल के आया, ऐसे नहीं होता है। ये बहुत पहले से ना आपकी बॉडी आपको साइंस दे रही है कि अभी संभाल लो, गड़बड़ शुरू हो गई है, अभी संभाल लो, गड़बड़ शुरू हो गई है। वो आप इग्नोर करते रहते हो। हल्की सी कॉन्स्टिपेशन हुई, आपने इग्नोर कर दी। हल्की सी एसिडिटी हुई, आपने इग्नोर कर दी। वहीं पे अगर आप उसको एड्रेस करोगे ना, इतनी आगे तक बात ही नहीं पहुंचेगी, शायद आईबीएस तक बात ही नहीं पहुंचेगी। आईबीएस इज़ ऑल्सो एक तरीके की ऐसी कंडीशन है जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, हमारे माइंड की वजह से वो ट्रिगर होती है और वो एक्सट्रीम स्टेज आ जाती है कि वो छोटे मोटे गट प्रॉब्लम्स पार हो चुके हैं। बॉडी कह रही है मैं बहुत आगे प्रॉब्लम में आ चुकी हूँ, नाउ आई नीड हेल्प। तो ये आईबीएस ऐसा वाला है। अभी मैंने जैसे आपको बताया 3 तरीके की होती है। आईबीएस कॉन्स्टिपेशन, नाम लेने के लिए सिंपल कॉन्स्टिपेशन है, पर आपको पता है लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन। मतलब वो परेशान हो जाते हैं। मतलब इमेजिन हफ्ता हफ्ता दे आर नॉट एबल टू क्लियर आउट। एक हफ्ता? यस, ये भी मैं शायद कम बता रही हूँ। आई लाइक कम अक्रॉस फ्यू पीपल जो और भी ज़्यादा कोई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप किसी आपके क्लाइंट का, पेशेंट का? यस यस, डेफिनेटली। तो मेरे पास मेरी एक क्लाइंट थी 2 years बैक। वो मुझे बताती थी, सो उसके 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं उसके, एंड हस्बैंड, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्क करते हैं। एंड उसने मुझे ये बताया कि उसको ना हार्मोनल इश्यूज भी बहुत चल रहे थे, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी, स्किन भी बहुत ड्राई, फ्रिजी हेयर, और बॉडी में पेन्स चल रहे थे, कभी कभी स्किन पे रैशेस भी निकल आते थे। तो जब मैंने उससे बात करी, मैंने ये बात समझी कि उसका जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे वो स्किन के ऊपर रैशेस हैं, चाहे वो एक्स एंड पेन्स जो चल रही हैं बॉडी में, चाहे वो उसके हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, उन सब का मैंने कॉमन जो एक रूट कॉज निकाला। मैंने क्या समझ में आया मुझे कि वो है उनका गट जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जहाँ पे प्रॉब्लम एग्जैक्टली है। तो स्किन पे क्रीम लगाने से या फिर हेयर पे अच्छे सीरम लगाने से प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व होने वाली थी। हमें काम करना था अंदर रूट कॉज पे, जो थी गट। जब हमने गट पे काम करना शुरू किया तो बड़ी ब्यूटीफुल उनको चेंजेस मिले। उनके वो रैशेस धीरे धीरे होना बंद हो गए, स्किन शाइन करने लग गई, हेयर ब्यूटीफुल हो गए, और उनको ना बड़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन चल रही थी 2 years से। वो बेचारी, जिसको काइंड ऑफ डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन उनकी डिटेक्ट हुई थी, एंड मतलब डायग्नोस्ड। तो उसके बाद हमने जब उनका वो करा, सारा गट पे हमने फोकस किया, क्योंकि हमारा एक गट हीलिंग जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 year से लेके 6 months तक होता है, बट डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है, कितनी सीवियर है प्रॉब्लम। तो कुछ टाइम ज़रूर लगा उनके साथ, बट धीरे धीरे करते करते सबसे एंड पे ही हम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को एक हद तक हैंडल कर पाए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम उनको सबसे एंड में हुई थी। जो उनको आईबीएससी हुआ था वो उनको सबसे एंड में आना शुरू हुआ था अपनी जो हेल्थ जर्नी में। प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरुआत हुई थी? उनकी स्किन पे और उनके हेयर पे और उनकी जो रैशेस वगैरह आ रहे थे। तो ये बॉडी ना ऑर्डर डिसाइड करती है कि जैसे आपको उसने प्रॉब्लम शुरुआत में करी दी और कैसे उसने साइकिल ऑफ इवेंट्स बनाए, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एंड बॉडी विल डिसाइड कि अब मैंने कौन से एरिया को पहले टारगेट करना है। जैसे कि फैट लॉस में आप देखते हो ना कि आप नहीं बता सकते कि आपके पहले आर्म से फैट जाएगा या आपके फेस से जाएगा या आपके लेग से जाएगा। बॉडी डिसाइड करती है कि कहाँ से स्पॉट रिडक्शन करनी है। मैं डिसाइड करूँगी कि कहाँ से मैंने सबसे पहले रिड्यूस करना है या किस एरिया को मैंने हील करना है। बट ऑल इन ऑल जो बात है वो ये है कि कोर इज़ द गट, जो हमें एड्रेस करना था, एंड विच हेल्प्ड हर। राइट। लोग ना जब तक सीरियस नहीं होते तब तक वो चीज़ ना लाइफ थ्रेटनिंग ना हो,
एग्जैक्टली जब वो ऐसी स्टेट में आ गई थी ना विकास की, उनके बिल्कुल पेबल लाइक स्टूल्स होने लग गए थे, पेबल लाइक, तो बहुत ही बुरा हाल था, पेन भी होने लग गई थी, कभी कभी देयर वाज ब्लीडिंग ऑल्सो, क्योंकि बहुत प्रेशर लगा के पास आउट करना पड़ रहा था। तब उनको समझ में आया कि अब तो मुझे एक स्पेशलिस्ट के पास जाना है और बात करनी है कि अब इसको हैंडल कैसे करना है। यही थोड़ा पहले कर लेते तो शायद थोड़ा और जल्दी हो जाता। अच्छा, एक और मेन इशू है, मेन प्रॉब्लम है जो आई डोंट नो कि इससे रिलेटेड है या नहीं है, स्टोन्स, पथरी जिसको लोग कहते हैं, उसको बताते हैं, मैंने तो सुना है कि यार ये खाने से हो जाती है, वो खाना मत खाओ, उससे पथरी होने का डर है, स्टोन होने का डर है। तो क्या ऐसा सच में होता है, इससे रिलेटेड है ये चीज़ें? देखिए अब जैसे आपने कैन अनहेल्दी गट लीड टू कैंसर? डेफिनेटली, रादर मैं ये बोलूँगी कि लो स्टमक एसिड कैन इवन लीड टू कैंसर। खाली स्टमक एसिड, अगर खाली एसिडिटी भी है आपको, आपके अब ऑडियंस को ये समझ में आ गया होगा कि लो स्टमक एसिड इज इक्वल टू एसिड रिफ्लक्स। खाली अगर आपको एसिड रिफ्लक्स भी है, इवन दैट कैन लीड टू कैंसर। अब लोग थोड़ा ध्यान देंगे। यस, राइट। सो मैंने ना आज सुबह एक चीज़ देखी जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगी कि ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली मैंने पढ़ा कि एक लड़की है जिसने अल्कोहल कंज्यूम नहीं की काफ़ी टाइम से, लेकिन उसका ऐसा फील हो रहा है कि उसने अल्कोहल ली है, उसको मतलब ऐसा ही फील हो जैसा फील होता है अल्कोहल लेने के बाद, वो फील हो रहा है। जब उसने चेक किया, डॉक्टर के पास गई, तो पता लगा कि उसको एक रेयर सिंड्रोम है जिसको शायद ABS कहते हैं, जिसके अंदर उसकी बॉडी ना खुद ही अल्कोहल बनाई जा रही है। अच्छा, हाँ, ऐसा हो रहा है। तो क्या ऐसा सच में हो सकता है? देखिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पर ये ज़रूर हो सकता है कि सपोज़ मान के चलिए कि आपने सामने एक छोले भटूरे की प्लेट देखी, ठीक है, और आप डाइट पर हो और आपके डाइटिशियन ने आपको मना किया कि ये अलाउड नहीं है अभी खाना, ठीक है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि आपके अंदर ऑलरेडी वो डाइजेशन इंजाइम्स और जैसे सलाइवरी इंजाइम्स प्रोड्यूस होने लग गए और आपका डाइजेशन वहीं से ही शुरू हो गया है सिर्फ देख के। इसीलिए ना हम आजकल बोलते हैं कि डाइजेशन खाली माउथ से नहीं स्टार्ट होती, जो बुक्स में लिखा है डाइजेशन आई से स्टार्ट होती है। हाँ, तो ये ज़रूर होता है, बट जो आप बता रहे हो वो तो मैंने कभी भी नहीं सुना। अच्छा, एक चीज़ मैंने ना स्कूल में सुनी थी, मेरे टीचर ने बताई थी, आई डोंट नो दैट इज़ ट्रू और नॉट, कि उन्होंने बताया था कि जैसे हम खाने के बारे में सोचने लगते हैं ना, हमारा पेट काम करने लगता है। एग्जैक्ट। देखिए मैं ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं ऐसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि शुगर इज़ लाइक कोकेन। वो आप उसको, सेम बात है, क्यों? क्योंकि वो आपके ब्रेन में प्लेजर सेंटर्स को कैप्चर कर लेती है। दैट इज़ हाउ आप शुगर की एडिक्शन डेवलप करते हो। ये बहुत कॉमन, मतलब लोग शुगर के बारे में आजकल बहुत बात भी कर रहे हैं, बट ये बात इतनी सच है और ये इतनी ज़्यादा अंडररेटेड है और लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट मेरे प्रोग्राम में जब कोई ज्वाइन करता है तब मैं सबसे पहले शुगर को रिप्लेस करने के और शुगर को एलिमिनेट कराने के हैक्स डिस्कस करती हूँ, बिकॉज ये हमारा, या फिर प्रोसेस्ड फूड का जो शुगर है वो क्या करता है, वो गुड बैक्टीरिया को कम करता है और वो बैड बैक्टीरिया को और बढ़ा देता है, तो वो एक डिसबायोसिस की स्टेट को क्रिएट कर देता है। मेरा अगला क्वेश्चन यही होने वाला था कि प्रोसेस्ड फूड जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको कैसे इम्पेक्ट करता है? राइट, प्रोसेस्ड फूड्स, देखिए प्रोसेस्ड फूड्स का इतना आजकल तो, मतलब बच्चों से ही अगर मैं ये बात शुरू करूँ, इतना ज़्यादा क्रेज़ है प्रोसेस्ड फूड्स का, एंड ऑल थैंक्स टू ऑल द मार्केटिंग कंपनीज। बट उनमें ना पता है क्या होता है विकास, प्रोसेस्ड फूड्स जैसे मान के चलो सिंपल एक लेस का पैकेट, ठीक है, उसमें ना इतना बढ़िया एक कॉम्बिनेशन सॉल्ट एंड शुगर का या फिर मतलब स्पाइस का एक इतना बड़ा कॉन्कॉक्शन वो सेट करते हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज में, वो सेट होता है कि मतलब आपका जो टंग पे जो टेस्ट बड्स है ना वो इतने ज़्यादा एक काइंड ऑफ उसको ना अडेप्ट कर लेते हैं एंड इट डेवलप्स अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। तो वो कॉम्बिनेशन वो जानबूझ के वो शुगर स्पाइस का या सॉल्ट का वो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया होता है कि वो लोगों के माइंड को ना कैप्चर कर लेता है। तो ये कहानी सारी यहाँ से शुरू होती है। टेस्ट, इसलिए वो बोलते हैं टेस्ट इनहैंसिंग। राइट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये फिटनेस फ्लिक्स के लिए, प्रोटीन पाउडर जो होता है, क्या वो सेफ है? जिसको हम मानते हैं कि वो सेफ है, प्रोटीन लेना, प्रोटीन पाउडर लेना,
हमारे लिए वो एक सप्लीमेंट है, क्या सीरियसली हमारी गट हेल्थ के लिए प्रोटीन पाउडर सेफ है? ओके, देखिए अगर आप अच्छा खासा वर्कआउट कर रहे हो, जैसे अब बहुत मेल्स हैं हु लाइक टू वर्कआउट एंड हु लाइक टू डू देयर मसल बिल्डिंग, या फिर फीमेल्स हैं जिनको जो रेगुलर जिम जाती हैं, और आपको लगता है कि अगर आप जिम जा रहे हो या अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या अगर आप अच्छा खासा वर्कआउट कर रहे हो तो आपको तो प्रोटीन लेना ही लेना है। ये एक कॉमन बात है ना? राइट। बट पेट के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि पेट में एसिड का काम क्या होता है, हैवी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। जो ये प्रोटीन पाउडर्स हैं इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी, एक स्कूप में 20-22 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इतने हैवी क्वांटिटी में जब प्रोटीन आएगा तो वो डेफिनेटली आगे एक ट्रिगर बनेगा और उसी प्रोटीन पाउडर की वजह से गैस बन जाएगी, उसी वजह से आपको ब्लोटेड भी फील हो सकता है। तो पहले स्लेट को क्लीन करो, पहले सरफेस को सारा क्लीन करो, पहले एसिडिटी को सॉल्व करो जड़ से, फिर डेफिनेटली प्रोटीन पाउडर ऐड करो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या अगर आप नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोटीन इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन प्रोटीन कितना लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, डिपेंड्स कि आपकी गट हेल्थ कैसी है। हाइड्रेशन एक वर्ड होता है जो फिटनेस फ्रीक्स के बीच में तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन नॉर्मली लोग जानते हैं हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन भी इफ़ेक्ट करता है हमारी गट हेल्थ को? डेफिनेटली हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी गट हेल्थ को। कैसे? हमारे जो पूरी फैक्ट्री है इसके अंदर, गट की जो फैक्ट्री है इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस फ्लो कर रहे हैं, है ना? एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना? हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स। उनका मीडियम क्या होता है? ब्लड। ब्लड का क्या है? 70% वाटर। हमारी बेस ऑफ द बॉडी क्या है? 70% वाटर। डाइजेस्टिव जूसेस का बेस क्या है? वाटर। अगर हाइड्रेशन स्टेटस ठीक नहीं होगा और आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होएगी तो आप सोचिए फिर कैसे ये फैक्ट्री रन करेगी, कैसे काम बनेगा। और सबसे बड़ा साइन क्या है डिहाइड्रेशन चेक करने का? कलर ऑफ द यूरिन। कलर ऑफ द यूरिन अगर वो डीप येलो है तो इसका मतलब आपकी बॉडी अंदर से डिहाइड्रेटेड है। राइट। अच्छा, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ स्पेसिफिक डाइट्स जो कि हमारी गट हेल्थ को सही करने के लिए, जो आप कह रहे हो ना क्लीन स्लेट, वो करने के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ओके, देखिए बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं डाइट्स में। जैसे अगर मैं सपोज़ किसी से बात करी और मुझे ऐसे लगता है कि इनकी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन है, तो मैं उनको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट दूंगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में अब क्या होता है, सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हम लोग डालते हैं, सुपर फूड्स जिनको हम बोलते हैं। कुछ सुपर फूड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी सुपर फूड्स क्या होंगे? जैसे कि एवोकाडोज, ब्लूबेरीज, बेरीज की फैमिली, आपके कोकोनट इज़ अ सुपर फूड फॉर द गट। ठीक है, आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी में आपके आगे हर्ब्स एंड स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, जिंजर, ये सारे आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ द डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। अब इसके बाद अगला जो, अगर कोई डाइट, सपोज कोई मेरे पास आए और बोले कि मैम मुझे तो बहुत ज़्यादा सीजनल एलर्जी होती है, मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता हूँ, या मेरी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो उस केस में हम देते हैं जैसे एलिमिनेशन डाइट। एलिमिनेशन डाइट में हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन डाइट में हम स्पेसिफिक जो हमें उनसे बात करके लगता है कॉमन ट्रिगर्स, फूड ट्रिगर्स, उनको हम रिमूव करते हैं उनकी डाइट से कुछ टाइम के लिए, है ना, ताकि बॉडी वो क्लीन स्लेट बन जाए, और फिर हम उन फूड्स को धीरे धीरे ऐड बैक करते हैं। तो ये ना विकास कुछ डाइटरी प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट बहुत अच्छी रिजल्ट ओरिएंटेड गट के लिए डाइट्स हैं जो हर सिचुएशन के लिए हमें देख के अलग अलग देनी पड़ती है। इतना सब कुछ समझाने के बाद में भी ना काफ़ी सारे मिस्टेक्स जो हम करेंगे, हाँ, और हम करते हुए आए हैं, क्या क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग जब अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं ना उस दौरान करते हैं? कॉमन मिस्टेक्स की कॉमन मिथ्स, दोनों ही हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे बड़ा कॉमन मिथ ये है कि अगर किसी को लगता है कि उसको एसिडिटी हो रही है या उसको ब्लोटिंग हो रही है और वो बोलते हैं अरे यार पता नहीं आजकल जो भी खा रहा हूँ पता नहीं खाना मेरे ऊपर क्यों आ रहा है ना, तो उसको लगता है कि चलो मैं ना जूस क्लेंस कर लेता हूँ, या मैं कोलन क्लेंस कर लेता हूँ, या जूस डिटॉक्स कर लेता हूँ, या हर्बल टी डिटॉक्स कर लेता हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जूस क्लेंस और ये कोलन क्लेंस और ये हर्बल टी डिटॉक्स, इससे बात नहीं बनने वाली, ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। जो हमारा गट है वो एक कनाल है, इट्स अ कनाल, जैसे मैंने आपको बताया ट्यूब्स हैं उसके अंदर, वो एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है, वो ऑटो क्लीनिंग मैकेनिज्म है, वो अपने आप क्लीन होएगा। उसमें आपको ऊपर से
जूस क्लेंस और ऐसे। लेकिन क्या हमारे गट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में चल रही है वो रीज़न बन सकते हैं हमारे असली ब्रेन में मेमोरी लॉस का या ब्रेन फॉग जिसको कहते हैं वो होने का? ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबल है? डेफिनेटली। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा गट और ब्रेन एकदम कनेक्टेड है ना। और ये सिग्नल ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है, ये पूरा टाइम ये ट्रांसफ़र चल रहा होता है। लीकी गट मतलब इन जहाँ पे इन्फेक्टेड समझ लो आप, इन्फेक्टेड गट इज इक्वल टू लीकी ब्रेन। जो टॉक्सिन्स गट से निकले हैं, ठीक है, या वो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन फूड पार्टिकल्स है, जो भी है, वो सब ट्रैवल कर रहे हैं ऊपर, यहाँ से निकल के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और ब्रेन में क्या दे रहे हैं, कन्फ्यूजन और ऐसे, मतलब आपको हो रहा है कि मैं ये करूँ, आपकी डिसीजन मेकिंग पुअर हो रही है, आपका मूड ख़राब हो रहा है, आप ठीक से सोच नहीं पा रहे, क्लैरिटी नहीं आ रही, तो ये सब यहाँ से कनेक्टेड है। ये तो हम सब ने सुना है कि लोग कहते हैं कि भाई अभी मेरे से बात मत कर, अभी मैं, क्या वो कॉमन मिथ्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं है रिलेटेड टू गट्स? जब लोग बेसिकली अपने जब लोग काम कर रहे हैं अपने गट को हेल्दी बनाने के प्रोसेस में हैं, उस टाइम पर लोगों के मिथ्स क्या क्या हो सकते हैं? ओके, देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो जूस डिटॉक्स या कोलन क्लेंस, सबसे पहला मिथ तो वही है। सेकंड जो मैंने आजकल सुना है बहुत ज़्यादा, वो है प्रोबायोटिक ले लो, गट प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। कोई भी प्रोबायोटिक ले लो, कोई भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले लो, या फिर सिंपल दही खा लो। और लोग डेली ले रहे हैं प्रोबायोटिक, लोग डेली ले रहे हैं प्रोबायोटिक, तो उनको लगता है कि कोई भी गट इशू है बस प्रोबायोटिक लो और इसको फिक्स कर लो। ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये कि प्रोबायोटिक हर किसी को हर किसी सिचुएशन में नहीं सूट करती। बहुत गट की ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ पे प्रोबायोटिक नहीं सूट करते और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट तो बिल्कुल भी नहीं सूट करते। प्रोबायोटिक्स को भी लेने का एक तरीका होता है। अब कर्ड देखिए, इट्स ओके, कर्ड तो हम लोग अपनी डेली डाइट में खाते हैं, बट जो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कांजी इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक, बीटरूट कांजी हो गया, ऐसी जो थोड़े से अच्छे प्रोबायोटिक्स हैं, अगर अपने बैक्टीरिया को बढ़ाना है तो पहले वो ब्लोटिंग वाला इशू रिजॉल्व करके हम प्रोबायोटिक्स ऐड करते हैं। हमें थोड़ी चीज़ें ना प्रोबायोटिक्स की ध्यान रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई भी गट इशू है और प्रोबायोटिक लिया और प्रॉब्लम सॉल्व। जो तीसरा मैंने सुना है वो ये कि किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है या कुछ भी प्रॉब्लम है गट से रिलेटेड, तो फाइबर डाल लो बस डाइट में, रोज़ सैलेड खा लो, ठीक हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन हर किसी गट प्रॉब्लम में नहीं सूट करता। प्रोटीन अगर गट प्रॉब्लम है तो वहाँ पे प्रोटीन देख के लेना पड़ता है। ऐसे ही रॉ फूड्स की बात है, रॉ फूड्स मतलब कि सैलेड हो गया या कोई भी रॉ फूड का फॉर्म, या फाइबर हो गया, फाइबर रिच फूड्स हो गए। टू मच फाइबर इज़ ऑल्सो वेरी बैड फॉर द गट। हमें देख के ही फाइबर ऐड करना है। आपकी एक्सेप्टेंस और टॉलरेबिलिटी के हिसाब से हमें फाइबर ऐड करना है। धीरे से शुरू करना है, धीरे धीरे डेफिनेटली जो हमारी एक लिमिट होती है 25 ग्राम्स टू 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर हमें अपनी डाइट में डेली लेना चाहिए। पर अगर किसी को गट इशू है वो एकदम से इतना सारा नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ये कृपया ये चीज़ें सुनी सुनाई बातों पे ना जाए एंड प्लीज़ कंसल्ट एन एक्सपर्ट, या फिर अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए या अपनी रिसर्च अच्छी रखिए और तब करिए, नहीं तो ये चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं। और गट की प्रॉब्लम, सोराइसिस, सो ये सारी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गट की प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम्स में मैनिफेस्ट हो सकती है, या फिर गट की प्रॉब्लम कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है, टू मच ऑफ ब्रेन फॉग। जैसे हम ब्रेन की बात कर रहे थे, गट ब्रेन एक्सिस, टू मच ऑफ ब्रेन फॉग क्या होता है, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हो, आपको लग रहा है सही है गलत है, सही है गलत है, बिल्कुल आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, वो ब्रेन फॉग, कन्फ्यूज्ड। गट की प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर सकती है एंग्जाइटी में, जो आजकल बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में हमें देखने को मिल रही है। गट की प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर सकती है आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस में, ठीक है। गट की प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर सकती है आपके स्लीप डिसऑर्डर्स में। तो जड़ है वो, पर उसकी ब्रांचेस बहुत हैं बॉडी में। यानी कि हमें अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि
दैट इज रिलेटेड टू आवर गट। एग्जैक्टली। इसका रियल रीज़न तो ये हम सोचने में पड़े हैं भाई क्या Exactly. हो गया पता नहीं, हम Exactly. किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं किसी डिप्रेशन कैसे दूर करूँ, एंजाइटी कैसे, डिप्रेशन, राइट, एग्जैक्टली एंजाइटी कैसे दूर करूँ। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ ना एक बहुत ही कॉमन जो चीज़ है वो कन्फ्यूज़न, ब्रेन फॉग जो ब्रेन होता है, फॉग, हाँ जी। वो तो बहुत देखने को मिलता है। ब्रेन फॉग तो मतलब बहुत ज़्यादा आज की डेट में, इतना ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े इंसान तक ऐसा लग रहा है हर कोई ब्रेन फॉग के बारे में क्यों बात कर रहा है। हाँ, लोगों को ब्रेन फॉग और एंग्जाइटी तो ऐसे हो गया है कि लोग उसको बड़ा कॉमनली ले रहे हैं। मतलब लोगों को लग रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, एंग्जाइटी तो है, अपना हैंडल हो जाएगी, बट आप ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो क्यों आ रही है, उसको इग्नोर नहीं करना है, वो कहाँ से आ रही है। अभी नहीं हैंडल करोगे ना तो ये आगे जाके ना डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब उसको उसी टाइम एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं एक चीज़ आपके ऑडियंस को और बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी हेल्थ को अपने हाथ में मत लीजिए। आज की डेट में डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल हैं, बहुत हद तक रिवर्स हो सकती हैं, प्रोवाइडेड आप रेडी हैं, प्रोवाइडेड आप उसको सही डायरेक्शन में टेक फॉरवर्ड करना चाहते हैं। बट यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। इसके बाद हालांकि हम बात कर चुके हैं बट स्टिल मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कुछ बची हैं तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, मिथ्स के बाद मैं मिस्टेक्स की बात करूँगा, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं उस प्रोसेस के दौरान जब वो अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। यस डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ना एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे कि पहले हमें क्लीन स्लेट करना है, ठीक है, हमें ट्रिगर्स हटाने हैं, उसके बाद हमने नर्चर करना है। नर्चर हम कैसे करेंगे, हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स डालेंगे, हम सुपर फूड्स डालेंगे। अब लोग क्या करते हैं ना, लोगों को लगता है फर्मेंटेड फूड्स अच्छे होते हैं गट के लिए, तो चलो स्टार्टिंग ही यहीं से कर लेते हैं, वो बैकफायर करेगा। लोगों को लगता है प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, बस किसी भी फेज़ में डाल लो। ये एक पूरा प्रोसेस है और गट हीलिंग की पूरी ये जर्नी है। राइट। सो अब कोई पर्सन है ये पॉडकास्ट देखने के बाद या देखते के साथ साथ वो चाहता है कि उसका जो गट है ना, वो उसको पता लग गया कि कुछ ऐसे साइंस है जो मैच कर रहे हैं कि मेरा गट अनहेल्दी है, जो मैक्सिमम लोगों को लगने वाला है। तो क्या कुछ ऐसा कोई स्ट्रक्चर आप हमें बता सकते हैं या फिर कोई गाइडेंस, कोई प्रोग्राम जो आप हमें बताएं कि उसको फॉलो करो, उसके बाद आपका जो गट है वो हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, इम्प्रूव कर सकते हैं? कुछ स्टेप्स हैं ऐसे? डेफिनेटली। तो मैंने अभी रिसेंटली ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज़ 15 days गट क्लेंस प्रोग्राम, जो मेरा कम्युनिटी प्रोग्राम है, जो आपके व्यूअर्स और आपकी ऑडियंस अगर चाहे तो प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट्स में ऑल्सो आप मेंशन कर सकते हैं गट रीसेट, एंड हम अपना लिंक्स और सब कुछ आपके साथ शेयर कर देंगे। इस प्रोग्राम में आके ये 15 दिन एटलीस्ट एक ट्रेलर आपको पता लग जाएगा कि पूरी मूवी कैसे होने वाली है, आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको मतलब काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, इश्यूज़ हैं, या नहीं भी चलता आ रहा, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, तो ये आपको प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये किन लोगों को हेल्प करेगा प्रोग्राम? जिनको, जैसे मैंने बताया, स्किन इश्यूज़ हैं, जिनको एक्ने, पिंपल्स और ड्राई स्किन, हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा, कुछ भी खा रहे हैं उनको एसिडिटी फील हो रही है, या ऐसे लग रहा है कि इनडाइजेशन है, स्टमक में कोई डिस्कम्फर्ट है, या खाने के बाद ब्लोटिंग फील हो रही है, या कुछ भी हल्का सा रात को हैवी दाल या कुछ खाते हैं तो एकदम से ऐसे लगता है कि डाइजेस्ट नहीं हो रही, जो ऐसे इश्यूज़ हैं। तो अगर आपको ये फील हो रहा है तो आप डेफिनेटली आइए एंड आप देखिए कि आपको कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। राइट। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोग्राम के लिए, एंड आई होप कि बहुत सारे लोग जो भी हमें देख रहे हैं उन लोगों की प्रॉब्लम सोल्व आउट हो, क्योंकि मुझे पता है कि डीप डाउन कि सभी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ये चीज़ ही ऐसी है। यस, राइट। सो निकिता, आई होप कि हमने ना बहुत कुछ कवर कर लिया है, बट आई नो कि सब कुछ हम एक पॉडकास्ट में कवर कर ही नहीं सकते। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं अपने आने वाले पॉडकास्ट में। मैं लोगों से भी जानना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट कि हम कुछ कवर करें, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम, कुछ भी है, कोई टॉपिक्स आपके पास बेटर जो हम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए निकिता जी को। इनका इंस्टाग्राम, इनका यूट्यूब सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं वहाँ से। और कमेंट्स में जाके आप प्लीज़ गट रीसेट लिख दीजिए ताकि हम आपको लिंक्स और बाकी सारी ही डिटेल्स प्रोवाइड कर पाएँ। साथ ही साथ निकिता जी, मैं चाहूँगा कि हम आने वाले पॉडकास्ट में ना कुछ और बॉडी पार्ट्स को कवर करें, कुछ और हम
नरिशमेंट से रिलेटेड, डेली रूटीन से रिलेटेड हम कुछ काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करें। जैसे एक मेन जो चीज़ है जो मुझे लगता है कि हमने इसमें छोड़ी है, जो मैं आगे कवर करने वाला हूँ, वो है हमारी फूड हैबिट्स, या फिर क्या खाना चाहिए किस टाइम पर, या किस टाइम पर, मैं कहूँगा क्या कहते हैं उसको, किस सिचुएशन में किस क्या situation में। क्या खाना चाहिए, वो सब। उस चीज़ के बारे में हमने बात नहीं की, जो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, Absolutely. डाइट जिसे कहते हैं। Yes. डाइट के बारे में हम बात कर सकते हैं अपने आने वाले पॉडकास्ट में। Definitely. बाकी लोग हमें बताएंगे कि वो किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। वी कैन लॉन्च अ सीरीज विद यू Yes. regarding different topics which will be beneficial for all of our subscribers.